हेलो दोस्तों, सूर्य नमस्कार में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं मोस्टली 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसमें प्रकाश, परावर्तन और दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करवाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसमें आपको वाकई बहुत सारा मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखने वाले हैं। और इसमें मैं प्रकाश, दर्पण का सूत्र, रेखीय आवर्धन और इसमें से लेंस की क्षमता, फोकस दूरी, त्रिज्या, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चन सवालों के रूप में सॉल्व भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं बिना समय इन्वेस्ट किए हुए। इससे पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, एक छोटा सा मोटिवेशन है जिसमें मैंने आपको बता के रखा है। किसी ने खरीदा सोना, मैंने एक सुई ले ली, सपनों को सी सकूं उतनी डोरी ले ली। सबने जहां नोट बदले, मैंने ख्वाहिशें बदल ली। शौक ए ज़िंदगी घटाकर सुकून ए ज़िंदगी खरीद ली। दोस्तों, सुकून ए ज़िंदगी खरीद ली। आप भी इसी राह पर चल रहे हैं। सुकून के लिए आप इतना लंबा कंपटीशन फेस करने के लिए तत्पर हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में आपका स्वागत करता हूं और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है। जी, प्रकाश की किरण गमन करती है एक सीधी रेखा में। अब आपको मैं बता दूं कि टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, किसी भी दिशा में नहीं। इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, एक दिशा में गमन करती है प्रकाश की किरण दोस्तों। क्योंकि जब भी प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से होकर के चलती है, जब भी प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से होकर के चलती है, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश की किरण चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करती है। कैसी? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करती है। लिखूंगा नहीं, मैं ऐसी बता देता हूँ। प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, निर्वात या वायु में। लेकिन वहीं पर मैं बात करूँ जल में या कांच में, तो जल या कांच में होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसकी चाल। दोस्तों, ये चिकने और चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है प्रकाश। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। और साथियों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं एवरीडे सूर्य नमस्कार लेकर के आऊँगा और इसमें आपको मोस्टली बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि ये देखिएगा, निर्वात हो गया, ये वायु हो गया, और इसमें तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि टोटल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वहीं पर अगर मैं बात कर दूं तो क्या होता है, जल और कांच में होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये प्रकाश का वेग होता है। और दोस्तों, निर्वात, मैं आगे बात करता हूँ, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3, और इस पे कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण लगा रहता है? क्योंकि दोस्तों ये आकार में छोटा होता है, लेकिन क्या करता है, ये बड़े बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब आसानी से बना देता है। क्या करता है? ये बड़े बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब छोटे से आकार में बनाता है। इसलिए दोस्तों उत्तल दर्पण चालक के बगल में, सीट के बगल में लगा रहता है, जिससे ये क्या करता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग करता है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। लेंस की बात करें तो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण भी होता है,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। अच्छा, समतल दर्पण में बात करते हैं तो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब ऑलवेज कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अरे हमने तो पहले ही बता के रखा है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, क्या होता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना, तो याद रखना है। आगे बात करेंगे। ये आता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने दो चीजें बड़ी अच्छी ऐड की है और आपको भी बता देता हूँ। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है दोस्तों, P बराबर होता है 100/F। ये होता है सेंटीमीटर में। वहीं पर P बराबर होता है क्या हो जाएगा 1/F, ये होता है मीटर में। जब भी ये बात कही गई हो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेंस की क्षमता निकालते हैं। और ये हमेशा किस में निकालते हैं, डायोप्टर में निकालते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किसकी, ल्यूमेन की, और यहीं पर लक्स की बात कर लेता हूँ। दोस्तों लक्स क्या होता है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ और ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि लक्स का मात्रक क्या होता है, लक्स किसका मात्रक होता है। तो साथियों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, लक्स जो होता है वो प्रदीप्ति का मात्रक होता है। लक्स क्या होता है, प्रदीप्ति का मात्रक होता है। अच्छा, प्रदीप्ति क्या होता है, प्रदीप्ति जो होता है वो प्रकाश की चमक होता है। क्या होता है, प्रकाश की चमक होता है दोस्तों। और वहीं पर मैं अगर बात करता हूँ तो क्या होता है, प्रकाश की चमक या प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है प्रदीप्ति, है ना। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक होता है। यहीं पे मैं बात करता हूँ, एक लक्स बराबर जो होता है, एक लक्स बराबर होता है एक ल्यूमेन। क्या होता है, एक ल्यूमेन वर्ग मीटर, ये होता है दोस्तों। क्या होता है, एक लक्स बराबर होता है एक ल्यूमेन वर्ग मीटर होता है। ये बात आपको भूलना नहीं है, ये बात याद रखना, पेपर में आने के योग्य है, ये याद रखना। और दोस्तों ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स या प्रकाश की चमक का मात्रक होता है, प्रकाश की मात्रा का मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रा का मात्रक होता है, प्रकाश की जो मात्रा होती है उसी का ये क्या होता है, मात्रक होता है एक ल्यूमेन। ये बात याद रखना है दोस्तों। और ये जो है तो मैंने आपको बता दिया है कि एक लक्स बराबर होता है एक ल्यूमेन वर्ग मीटर होता है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम जो होता है ये क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए यूज किया जाता है। क्या होता है, ये बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो होता है ना, तो ये होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर होता है। माइनस होता है कि प्लस होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये हमने शायद पढ़ के रखा है, आगे देख लेना आप। और चलिए, है तो सब ये साइंस ही, पर कभी कभी मैथमेटिक्स में थोड़ी दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है साथियों। आगे बात करते हैं। देखिए प्रकाश के दोस्तों यहाँ पे करने के पथ को दर्शाने वाले, करने नहीं है यहाँ पे चलने हैं, एक्चुअली ये थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। प्रकाश के चलने के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश के चलने के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। ऐसे हमने कोई भी चित्र बनाना है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जब जाती है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रकाश किरण के चलने के मार्ग को जो दर्शाते हैं वो किरण आरेख बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, किरण आरेख बनते हैं। और वहीं पर मैं बात करता हूँ, देखिएगा तो किरण पुंज की, तो किरण पुंज का मतलब होता है प्रकाश किरणों का समूह, एक ही बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणों का जो समूह होता है ना, वो समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। जब मैंने आपको लेसन बताया था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फोकस आप सभी जानते होंगे कि जब भी ये दर्पण होता है, लेंस होता है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, या जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अब बात आती है कि चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। चलिए, ये बात मैंने आपको बता ही दी है, क्या कहा जाता है,
किरण आरेख कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो देखिएगा, अच्छा 2D क्षमता यहाँ पर है। 2D 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है दोस्तों। 2D वाले का जो फोकस होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है 2D वाले फोकस लेंस का फोकस अंतर, ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लीजिएगा क्षमता की बात करते हैं तो 100/f हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षमता ही तो है। P बराबर क्या होता है? 100/f हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, यानी कि इसका क्षमता यहाँ पे क्या, अभी एक डायोप्टर है ना, तो एक डायोप्टर बराबर कितना है? 100/f है। तो मैं कहता हूँ 2D यानी कि 2 डायोप्टर बराबर। तो दोस्तों देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? D बराबर 50/f। अब फोकस अंतर की बात करते हैं तो ये देखिए आ गया दोस्तों, क्या आ गया? f और इंटू डी बराबर कितना हो गया? 50 डायोप्टर। आ जाएगी बात कि नहीं आ जाएगी? इस तरीके से हमने क्या किया, निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे डी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, 2D डायोप्टर ही होता है, तो इसलिए जो ये आ गया 50 डायोप्टर। चलिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा था और इजी लगा होगा आपको कि ये बहुत ही सिंपल होता है। आगे बात करते हैं तो ये आ गया, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? उसकी क्षमता अभी अभी मैंने बताया, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। तो जब यहाँ पे 50 आ गया है तो फिर से कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक, इसकी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 50। तो डायोप्टर इसकी क्षमता है। जब इसकी 50 डायोप्टर क्षमता हो जाएगी, अच्छा फोकस अंतर दिया गया है 50, अच्छा फोकस अंतर जब यहाँ पे 50 दिया गया है तो देखिएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 2D लेंगे, क्या लेंगे? तभी तो 100 बनेगा, तभी तो क्या हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर 100 बनेगा। और इस तरीके से बनेगा कैसे? सूत्र आपको वही लगाना है, 100/f हो जाएगा। अब इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो क्षमता है आपकी 50, फोकस अंतर है, तो P बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना? 100 और यहाँ पर कितना है? 50। ये कैंसिल कर दो, ये आ गया क्षमता P बराबर, यानी कि क्षमता P मतलब पावर यानी शक्ति बराबर कितना आ गया? 2 डायोप्टर। और क्षमता हमेशा उत्तल लेंस है इसलिए कैसे लेते हैं? प्लस में लेते हैं। अगर अवतल लेंस होता तो कैसे लेते? अवतल लेंस में हम क्षमता हमेशा कैसे लेते हैं? माइनस में लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है और आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनको सम्मिलित किया था। प्रकाश की चलने को कहते हैं, अच्छा फिर से करने लग गया यार, सॉरी माफ़ करना मुझे, एक्चुअली वो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। प्रकाश की चलने, प्रकाश के क्या हो जाएगा? प्रकाश के चलने को कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के चलने को कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत तो होता नहीं है। प्रदीप्त, अभी अभी मैंने प्रदीप्त के लिए बताया है कि ये क्या होता है? मात्रा का मात्रक होता है। क्या होता है? ठीक है, ये प्रकाश के मापन का मात्रक होता है कि प्रकाश स्रोत से कितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसको मापेंगे प्रदीप्ति से, ठीक है ना, याद रखना। और प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकाश की किरण के फैलने को कहते हैं प्रकीर्णन, याद रखना। ये क्या होता है? ये फैलने के, प्रकाश के, किसके? प्रकाश के फैलने को कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। प्रदीप्ति क्या होता है दोस्तों? प्रकाश स्रोत से उत्पन्न, क्या? प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की मात्रा का मापन किससे करते हैं? प्रदीप्ति से करते हैं। तो अब प्रकाश स्रोत जैसी तो कोई बात है नहीं है, प्रकाश के चलने को प्रकाश स्रोत तो कह नहीं सकते हैं। प्रकाश स्रोत कहेंगे जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो बचा क्या? किरण आरेख। दोस्तों किरण पुंज, तो प्रकाश के चलने को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के रूप में चलता है, लेकिन अकेला तो होता नहीं है किरण। कभी आपको यकीन नहीं होता है तो आप ऐसे देख सकते हो, कोई बल्ब लगा हुआ है और बल्ब की ओर देखते हुए आंखों को धीरे 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 बंद करिएगा तो आपको किरणों का झुंड दिखाई देगा। और जब बंद करेंगे तो आती हुई दिखाई देगी, जब खोलेंगे तो वापस वो झुंड जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आगे दोस्तों आते हैं। अच्छा मैं थोड़ी सा बता देना चाहता हूँ कि मैंने फ्री बुक के लिए कहा था, तो NCERT की बुक जो है तो फ्री, हाँ ऑफ कोर्स मैं दूंगा। और जिन जिन दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है
मैं उनको तो वाकई दूंगा। तो मैं बता ये देना चाहता हूँ कि दोस्तों मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप में या मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम भी मेरा इसी नाम से बना हुआ है, क्विक रिवीजन सीरीज करके, और लिंक का तो मुझे पता नहीं, बट मैं अब डाल दूंगा। और याद रखना कि ये बुक मैं फ्री दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप में भी पर्सनल कर सकते हो, तो ऑफकोर्स मुझे कर देना, थोड़ा सा अपना नंबर वगैरह दे देना, तो मैं आपको बुक ज़रूर पहुंचा दूंगा आप तक, ये मेरा वादा है आपसे। और आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, सफलता का रास्ता खुद को अनुशासित करने से होकर गुजरता है। एक्चुअली क्या है कि अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार ये निश्चय करते हैं, दूसरी बार ये निश्चय करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला होता है। एक प्रॉपर वे में दृढ़ निश्चय होकर के चलना पड़ता है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, सूर्य नमस्कार में आपका स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इतने मेरे सब्सक्राइबर कर दीजिए दोस्तों कि मैं कम से कम अगली बार जब आ सकूँ तो लाइव मुझे आना है, और मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर सकूँ। प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरा इतना सहयोग जरूर करिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, उत्तल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, मैं अभी बता ही चुका हूँ कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक में होती है, और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक में। ये होती है क्या, अवतल लेंस की क्षमता होती है, और ये क्या होती है, ये उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैं आगे बात करूंगा, लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप रुके रहे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे उत्तल लेंस को कहते हैं, तो दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है ना, वो होता है अभिसारी होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, और अवतल लेंस जो होता है वो कैसा होता है, अपसारी होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, एक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आंसर एक हो गया। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अवतल कहाँ गया, यस, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हम केवल दो ही कंडीशन पर वस्तुओं को रख सकते हैं, और दोनों कंडीशन में वस्तु को देखो दर्पण के सामने रखा जाता है। जब दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो एक बार प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और फोकस पर बना हुआ प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होता है, और दूसरी कंडीशन में क्या बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर भी वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, और दो ही स्थितियों में क्या होता है, उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थितियों में बनता है, तो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण की इतनी सारी कंडीशन होती है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत पॉइंट। एक बार अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अच्छा, हर बार वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता हुआ बनेगा, फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बिंदु में बिंदु आकार से बड़ा बनेगा, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी है और वहीं पर बन रहा है तो वस्तु के आकार के कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और वक्रता केंद्र और फोकस के जब बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, अब वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। एक्चुअली ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब हमने अनंत पर रखा तो फोकस पर बना, वस्तु को आगे जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा पीछे आता जा रहा है। जब अनंत पर रखा फोकस पर बना, जब फोकस पर वस्तु को रखा तो अनंत पर प्रतिबिंब बन गया। अच्छा, छठी कंडीशन क्या है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर छठी आएगी क्या, फोकस और ध्रुव के बीच में, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। फोकस और जब ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और दोस्तों दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है ना तो कैसा बनता है, पीछे बन रहा है तो कुछ भी बने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैसा, आभासी और सीधा बन जाता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। जबकि दर्पण के सामने बने हुए प्रतिबिंब देखो, वस्तु ऊपर की ओर रखी है और प्रतिबिंब सभी के सभी कैसे है, नीचे नीचे की ओर, यानी कि कैसा बनता है, सीधा बन रहा है, सॉरी उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, याद रखना है। तो दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और कैसा होता है, उल्टा होता है। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। दोस्तों ये अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अपवर्तन के लिए देखिएगा हम लेते हैं ये क्या, एक आधार ले लिया हमने, बेस ले लिया, ठीक है ना। और बेस जब हमने ये ले लिया, अब बेस का मतलब होता है कोई माध्यम ले लिया, क्या ले लिया, कोई हमने माध्यम ले लिया। अब माध्यम में हमने क्या किया, ये एक लंब डाल दिया हमने। और याद रखेंगे लंब डालने के बाद हमने कहा कि कांच से हवा में जा रही है, तो ये हमने कोई सॉलिड माध्यम ले लिया, क्या ले लिया, ये हमने सॉरी ये हमने क्या लिया, इसको सघन माध्यम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। एक्चुअली कांच है ये, और जल भी होता तो भी कोई बात नहीं थी, काम वही करता, कांच और जल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमने ले लिया। और यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि इसको बोलते हैं आपतित किरण। जब आपतित किरण किसी सघन माध्यम से चलते हुए, क्या होता है, सघन माध्यम से चलते हुए और विरल माध्यम में, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा वायु या फिर निर्वात भी कह सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसको आना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाती है, क्या हो जाती है, दूर हट जाती है दोस्तों। और अगर यहीं पर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे विरल माध्यम होता और विरल माध्यम होता और सघन में प्रवेश करती, तो क्या हो जाता, जाना चाहिए था ऐसे, पर ये अविलंब की ओर झुक जाती। तो याद रखना, विरल से, विरल माध्यम से जब सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट के, यानी कि आपको भी मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल में, ऐसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। आपको है ना सीधे सड़क पे दौड़ाया जा रहा, तो आप बढ़िया तेजी से सीधे खड़े होकर दौड़ रहे हैं, और जैसे ही आपको बोला गया भाई दौड़ पानी में दौड़, तो भाई पानी में जब तुम दौड़ोगे ना, तो तुम आगे की ओर झुक करके और धीरे धीरे दौड़ पाओगे, ठीक। और जैसे ही तुम नदी से दौड़ते हुए धीरे धीरे झुक करके दौड़ते दौड़ते जब बाहर निकलोगे ना, तो सीधे होके फिर अकड़ के दौड़ोगे। इस तरीके से इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है साथियों, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, कहता है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों ये होता है उत्तल लेंस, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदर्शक होता है वो उत्तल लेंस होता है, याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन में, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्र का त्रिज्या बताइए। अब देखिए दर्पण कोई सा भी हो, मैं बात सिर्फ इतनी सी करूंगा, फिलहाल तो यहाँ पे अवतल दर्पण की बात हुई है, तो देखिए मैं अवतल की ही बात कर लेता हूँ। तो ये मैंने कोई अवतल दर्पण कर दिया है, और अगली बार से मैं ये सब झमेला नहीं रखूँगा, बल्कि थोड़ी सा इमेज भी डाल के रखूँगा, जिससे आपको क्लैरिफाई मिल जाया करेगा और टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। ये क्या है, अवतल दर्पण हो गया। अच्छा, अवतल दर्पण में कहता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो देखिए ये होती है ना, वो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, वो होती है फोकस दूरी, और ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। दोस्तों ये जितनी है ना, उसकी ये वक्रता त्रिज्या क्या है, 2 गुनी है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अर्थात यहाँ पर अगर f है तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10, यानी कि ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। है क्या कहीं, ऑफ कोर्स अगर है तो यही हमारा राइट हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, चलिएगा, ये दोस्तों क्विक रिवीजन के ही तौर पे चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको अर्ली करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, और ये मैंने करवा ही दिया है। आगे आ जाइए, ये आता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण जो होता है वो क्या होता है, निर्गत कोण होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ एक नज़र में, ये देखिए आने वाली किरण और जाने वाली किरण, ये होती है आपतित किरण, और ये होता है परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु खींचा गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतन आपतित किरण की ओर बना कोण कहलाता है आपतन कोण, ये क्या होता है, आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण की ओर बना कोण होता है परावर्तन कोण। लेकिन जब ये निर्गत कोण है, निकल जाती है ना, निर्गत हो जाती है, तो वो बनाती है, ठीक है, पार कर गई, निकल गई निर्गत कोण, तो वो बनाती है, निकल जाने वाली किरण जो होती है ना, निर्गत किरण कहलाती है, वो बनाती है निर्गत कोण बनाती है। आगे बात करते हैं हम, तो अब आते हैं लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। हाँ दोस्तों, ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है। और लेंस के मुख्य फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों, लेंस अगर मैं ऐसे बना दूं, क्या होता है, लेंस अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, ये प्रथम फोकस होता है f1, ये होता है 2f1, क्या होता है 2f1। यहाँ पर होता है f2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2f2। अर्थात लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ की बात नहीं करते हैं, यहाँ की बात करेंगे,
ठीक है, तो कितने होते हैं लेंस में मुख्य फोकस जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं। कई बच्चों को नहीं पता होगा तो याद रखना, एक बार चीज़ें जब मिल रही होती हैं तो कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस ये है कि दृढ़ता से हमें देखना होता है, समझना होता है। किसी को भी छोटा बड़ा हल्का भारी मत समझिएगा, ठीक है। चीज़ें हैं कहीं से भी अच्छी मिल सकती हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कितनी होगी। उत्तल लेंस से तो 100 होगी क्षमता। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा 100/f होता है, ठीक है। तो जब इसमें से एक ही डायोप्टर कहलाएगी तो इसकी क्षमता क्या कहलाएगी? एक डायोप्टर कहलाएगी। ये बात याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन है 20 और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखो मैंने आपको अभी भी बता के रखा है कि जब दोस्तों अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो मैंने बिंब माने वस्तु होता है। जब अनंत पर रखते हैं तो क्या बनता है? फोकस पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता ही दिया। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर। जब अनंत पर कब बनेगा? जब फोकस पर रखेंगे। तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्रता केंद्र पर क्या होगा? बिंब होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अनंत पर के लिए जब क्या हो जाएगा? फोकस पर बिंब होगा, बिंब माने वस्तु। जब फोकस पर बिंब को रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा। और ध्रुव पर कब बनेगा दोस्तों? ध्रुव पर कभी नहीं बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। ध्रुव पर कभी नहीं बनता है दोस्तों। 20 नंबर के क्वेश्चन का ये हो गया, फोकस पर बनेगा जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा? अनंत पर रखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सूर्य नमस्कार में मैं आपका नमस्कार करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे कि थोड़ा बहुत मैं भी आगे कुछ अच्छा कर सकूँ आप सभी के लिए। और दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि शेयर जरूर करिएगा और इतने मेरे सब्सक्राइबर कर दीजिए दोस्तों कि मैं कम से कम लाइव आ सकूं। इतनी मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। धन्यवाद। सूर्य नमस्कार में मैं आपका फिर से नमस्कार करता हूँ।